नमस्कार। ज्योग्राफी चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान भूगोल की बात कर रहे थे और राजस्थान भूगोल में सामान्य जानकारी के पॉइंट है वो क्लियर किया जा चुका था। आज राजस्थान के भौतिक प्रदेश की बात करेंगे। भौतिक प्रदेश, फिजिकल रीजन ऑफ राजस्थान। विश्व का कोई भी स्थान देखो, चाहे कोई राज्य उठाकर देखो, चाहे कोई देश देखो, चाहे विश्व में किसी महाद्वीप को देखो, 3 प्रकार की भौतिक स्थलाकृतियां मुख्य रूप से होती है। पर्वत, फिर उसके पश्चात पठार और समतल भाग मैदान। इसके अलावा कोई और भौतिक स्थलाकृति आपको नहीं मिलेगी। पर्वत, पठार और मैदान। मैदान के पश्चात तो हो जाएगा महाद्वीप का भाग, स्थलखंड, महाद्वीप का प्रदेश हो गया। और इसके आगे जो आगे का भाग है ये जलीय प्रदेश है। ये आगे का भाग हो गया, ये जलीय प्रदेश है। विशाल जल राशि को महासागर कहा जाता है, ये महासागर है। विशाल स्थलखंड को महाद्वीप कहा जाता है। किसी भी भौतिक प्रदेश में, चाहे राजस्थान को देखो, चाहे इंडिया को देखो, 3 प्रकार की स्थलाकृति मुख्य रूप से होगी। पर्वत, पठार और मैदान। महाद्वीप और महासागर जो आप देख रहे हो ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। फर्स्ट पोजीशन रिलीफ, प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। अब ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच क्या है? उच्चावच होते क्या है? ऊंचे नीचे भाग है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच मतलब पहली नजर में देखने पर स्थल भाग है वो ऊपर है और महासागरीय या जल राशि वो नीचे है। स्थल भाग सामान्यतः ऊंचा भाग है और जल है वो जलीय भाग है वो नीचा है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। जबकि महाद्वीप पर जो पर्वत है, पठार है और मैदान है यह सेकंड, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है। उच्चावच। इसके अलावा जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान, इनमें जो स्थलाकृतियां होती है, जैसे पर्वतीय भागों में या कहीं वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, कैनियन, वो फिर तृतीय श्रेणी, अगला जो पोजीशन है उसमें चली जाएगी तृतीय श्रेणी के उच्चावच। पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत क्या है? वह उच्च, अच्छा इनकी निर्माण प्रक्रिया देखना। पर्वत और पठार की जो निर्माण की प्रक्रिया है, निर्माण ये सामान्यतः ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा। इसके अलावा प्लेटों के अभिसारी गति से, प्लेटों के अभिसारी गति से, जैसे हिमालय का निर्माण हुआ है अभिसारी गति से, इसमें पर्वतों का निर्माण होगा। पठार का निर्माण ज्यादातर ज्वालामुखी क्रिया से होता है और उसमें भी ज्वालामुखी का दरारी उद्गार। सामान्यतः पठारी प्रदेश में बेसाल्ट चट्टानें होगी और जबकि पर्वतीय प्रदेशों में ग्रेनाइट चट्टान की प्रधानता रहेगी, शंक्वाकार आकृति होगी। ये यदि पर्वतीय भाग सागर के अंदर विस्तृत है तो कटक कहलाएगा। यदि कोई पर्वतीय भाग सागर के अंदर विस्तृत है तो क्या कहलाएगा? कटक। और यदि कोई पठारी भाग, पठार का अर्थ होता है जिसका जो शीर्ष भाग है वो सपाट हो, टेबल नुमा हो। पठार यदि सागरीय भाग में है तो गोयट कहलाएगा, गोयट। इस प्रकार। और सागरीय भाग के अंदर है, जैसे सागरीय भाग के अंदर कोई पर्वत जैसी स्थलाकृति है, ये पठार है और इसके अलावा फिर आगे गर्त आ जाएगा। इस प्रकार ये कहलाएगा कटक, जिसकी वर्ल्ड ज्योग्राफी में बात करेंगे। पर महासागरीय जब नित्तल के उच्चावच श्रेणी की बात करेंगे उसमें महासागरीय मैदान में ये स्थलाकृतियां पड़ते हैं, ये कहलाएगा गोयट और ये कहलाएगा महासागरीय गर्त। जैसे मेरियाना ट्रेंच है, प्यूर्टो गर्त है, नेरिस गर्त है, वैसे इस प्रकार। तो भौतिक प्रदेश में बात किसकी की जाती है? ऐसे प्रदेश जो स्थल भाग पर पर्वत, पठार और मैदान के रूप में विस्तृत हो। इसके अलावा कोई भौतिक प्रदेश नहीं है। आप कहोगे सर राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश को पड़ते, मरुस्थल मैदान का ही भाग है। वह प्रदेश जहां की जलवायु ज्यादा कठोर हो जाती है, वर्षा कम होती है, ऐसा भौतिक प्रदेश ही मरुस्थल कहलाता है जो मैदान का भाग है। अब जैसे राजस्थान में पर्वत में पर्वतमाला अरावली पड़ेगी, पठार में
दक्षिणी पूर्वी पठार की बात करेंगे और मैदान के अंदर पूर्वी मैदान की बात करेंगे। और इसके अलावा थार मरुस्थल को बहुत मूलभूत विशेषता है उसकी काफी अलग है, इसलिए उसको अलग भौतिक प्रदेश के रूप में पढ़ते हैं। इस प्रकार अब महासागर, ये तो बात हो गई महाद्वीप और महासागर, प्रथम श्रेणी के उच्चावच और द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। इसके अलावा एक पॉइंट यहां ये क्लियर कर देता हूं कि अमेरिका का एक विद्वान है एफ बी टेलर, इसने एक परिकल्पना दी। विद्वान का नाम है एफ बी टेलर। टेलर ने 1908 में एक सिद्धांत में परिकल्पना दी, नाम है महाद्वीपीय प्रवाह या विस्थापन क्या दू, प्रवाह परिकल्पना। सिद्धांत ने दिया। सिद्धांत और परिकल्पना में अंतर होता है। परिकल्पना का अर्थ होता है किसी के दिमाग में ऐसी बात आई और उसने कह दी। सिद्धांत का अर्थ होता है जिसमें वो कठोर सबूत के साथ पक्ष में तर्क लेकर कोई बात कहेगा, तो वो परिकल्पना नहीं, वो सिद्धांत कहलाएगा। ये तो एफ बी टेलर ने 1908 में महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना दी। अब इसके बाद एक विद्वान आते हैं, ये तो टेलर है, ये अमेरिकन विद्वान है। एक विद्वान है, नाम है अल्फ्रेड वेगनर, जर्मन विद्वान है। ये कहां के है? जर्मनी के, जर्मन विद्वान है। 1912 में ये विश्व में सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के लिए जो रूपरेखा तैयार करने वाला सिद्धांत है वो देते हैं अल्फ्रेड वेगनर, और उसका नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कॉन्टिनेंट, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देता है। ये है हाइपोथेसिस और ये ड्रिफ्ट थ्योरी सिद्धांत है अल्फ्रेड वेगनर का, जो 1912 में दिया, जर्मन विद्वान है। ये वास्तव में ये है क्या? ये जलवायु भूगोल देता है। जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देते जलवायु भूगोल देता है, भूगोल देता है। जलवायु का अध्ययन कर रहा था और अध्ययन करते करते इस निष्कर्ष पर पहुंच गया अल्फ्रेड वेगनर। ये क्या कहता है समझना, ये वेगनर क्या जलवायु भूगोल में था और अतीत में जो जलवायु परिवर्तन की घटनाएं हुई उन पर अध्ययन कर रहा था। अतीत में जो जलवायु परिवर्तन की घटनाएं हुई उन पर यह अध्ययन कर रहा था। अध्ययन करते हुए ये 2 पॉइंट पर पहुंचा, 2 निष्कर्ष निकले इसके सामने। पहला, इसने क्या देखा, जैसे एट प्रेजेंट ये हमारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। ये 0 डिग्री अक्षांश ऐसा प्रदेश है जहां गर्मी अधिक पड़ती है, बर्फ की जमने की कोई संभावना नहीं है। इसने क्या पाया कि यहां ऐसे कई स्थान है अफ्रीका में, भारत में, जहां इससे हिम के अवशेष प्राप्त हुए। हिम के क्या प्राप्त हुए? अवशेष, मतलब हिम से निर्मित ऐसी कई शिलाकृतियां प्राप्त हुई जो केवल हिमानी ही बना सकती है। आप कहोगे सर अवशेष कैसे प्राप्त हो सकते हैं हिम के? जैसे मोहनजोदड़ो से या हड़प्पा सभ्यता से जैसे गेहूं और जौ के अवशेष प्राप्त हुए, तो ये खोजबीन के द्वारा उनके कोई न कोई साक्ष्य प्राप्त हुए। अब इसने निष्कर्ष में ये पाया कि इस भूमध्य रेखीय प्रदेश में कभी बर्फ नहीं जमनी चाहिए। ये यहाँ बर्फ, जैसे यहाँ मान लेते हैं कि अफ्रीका कोई भाग है, अफ्रीका के मध्यवर्ती प्रदेश में, इसमें यहाँ बर्फ नहीं जमनी चाहिए, लेकिन यहाँ इससे बर्फ के अवशेष प्राप्त हुए। इसी के आधार पर इसने 2 सिद्धांत निकाले। पहला, ये हो सकता है कि वर्तमान जहां यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, कहां पर? भूमध्य रेखीय प्रदेश में। यहाँ पहले जब निर्माण काल में या गर्मी न पड़कर बहुत ज्यादा सर्दी या शीत ऋतु रही होगी। पहले निष्कर्ष ये निकाला। दूसरा निष्कर्ष इसने ये निकाला कि हो सकता है ये अफ्रीका या जो ये स्थल भाग है ये यहाँ वर्तमान में है, किसी जमाने में ये यहाँ था ही नहीं, कहीं दक्षिण में ठंडे प्रदेशों में था जहां पर बर्फ जमने की संभावना अधिक थी या बर्फ जमने के प्रदेश में था। इस प्रकार 2 निष्कर्ष निकाले।
इसमें से पहले निष्कर्ष को इसने काट दिया कि वर्तमान में जो जलवायु प्रदेश जहां है प्राचीन काल में भी वहीं रहे, इसकी कोई साक्ष्य उसे प्राप्त नहीं हुए। पहले सिद्धांत को काट दिया। अब दूसरा सिद्धांत क्या है कि स्थल भाग जो वर्तमान में है ये यहाँ पहले नहीं था, मतलब इसमें प्रवाह हुआ है, मतलब ये अपने इस सिद्धांत पर पहुंच गया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अब 1912 में अल्फ्रेड वेगनर जो जर्मन भूगोलवेत्ता है वो अपना विश्व प्रसिद्ध ये सिद्धांत देते, इसको समझ लेते हैं। अब हाँ, आप इन पॉइंट की स्क्रीनशॉट ले सकते हो, साथ में एक एक पॉइंट क्लियर करके पूरे भौतिक प्रदेश को बढ़िया ढंग से बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अब अल्फ्रेड वेगनर ये इस सिद्धांत पर पहुंचे, कठोर इसने अपने पक्ष में तर्क दिए और इसी के साथ ये आगे बढ़ता है। अब वेगनर महोदय क्या कहते हैं समझना, पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक उसे कई काल क्रम में बांटा गया अध्ययन की दृष्टि से। वेगनर ये कहता है कि एक युग आया, उस युग का नाम है कार्बोनिफेरस युग। कार्बोनिफेरस युग। अकॉर्डिंग टू वेगनर समझेंगे, वेगनर ये कहता है कि इस युग में क्या हुआ कि समस्त स्थल भाग एक जगह केंद्रित था, समस्त स्थल भाग एक जगह केंद्रित था। यहां आपको कोई अलग से स्थल भाग नहीं दिखेगा, जैसे आपको ऑस्ट्रेलिया दिख जाए या अंटार्कटिका दिख जाए या ग्रीनलैंड दिख जाए, नहीं, एक साथ पूरा स्थल भाग जुड़ा हुआ था। वेगनर ने इस स्थल भाग को नाम दिया पेंजिया। यहां जितनी भी बात बता रहा हूं मैं मेरी नहीं बता रहा हूं, ये वेगनर के अनुसार बता रहा हूं। अल्फ्रेड वेगनर का जो सिद्धांत है, वेगनर ने इसका नाम दिया पेंजिया। ये एक विशाल भौतिक प्रदेश है, या कह दो ये एक विशाल महाद्वीप है, सुपर कॉन्टिनेंट है, नाम है पेंजिया। इस पेंजिया के चारों ओर जल भाग है। इस पेंजिया के चारों ओर क्या है? जल भाग है। वेगनर महोदय ने इस जलीय भाग का नाम दिया पेंथालासा। क्या नाम दिया? पेंथालासा। विशाल जो जल राशि है इसका नाम दिया पेंथालासा। अब वर्तमान में पेंथालासा का कोई अवशेष है तो वह अवशेष कौन है वर्तमान में? तो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर मूल रूप से यही महासागर था, मतलब पेंथालासा का अवशेष है पेंजिया। वेगनर आगे क्या कहता है? वेगनर कहता है कि कालांतर में यहां दो प्रमुख और लगभग एक गौण बल को सम्मिलित कर ले तो कई बल प्रभावी है। जैसे बल कौन कौन से? पहला जो बल है वो है ध्रुवीय बल या फ्लोइंग बल, और दूसरा है ज्वारीय बल, तीसरा प्लवनशील बल। ये और बताता है इन दो बलों के कारण, प्लवनशील बल को भी ये मानता है, इन बलों के कारण पेंजिया धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया। किस युग में? कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया दो भागों में टूट गया। और ये जो दो भाग है ये इस प्रकार बने, इसका एक भाग उत्तर की ओर बढ़ गया और इसका एक भाग दक्षिण की ओर बढ़ गया, इस प्रकार। उत्तर वाला जो भाग है कौन सा? पेंजिया का जो भाग टूटकर उत्तर की ओर बढ़ गया, इस भाग का नाम है लॉरेशिया। इस भाग का क्या नाम है? लॉरेशिया। या इसी का दूसरा नाम है अंगारालैंड। अंगारालैंड स्थल भाग है ये, मतलब पेंजिया का भाग है लॉरेशिया या अंगारालैंड। और जो दक्षिण में भाग है इस भाग का नाम है गोंडवानालैंड। लैंड यानी भूमि। अब ये जो विशाल जल राशि है ये इनके मध्य स्थापित होगी, ऐसे जैसे हमारी पृथ्वी है। तो उत्तर वाला जो भाग है ये अंगारालैंड या लॉरेशिया है, और जो दक्षिण वाला भाग है ये कौन सा है? गोंडवानालैंड है। इनके बीच में क्या भर गया? जल भर गया, ये इस प्रकार। ये जो जल भरा इसको कहा गया तैतीस सागर। क्या कहा गया? तैतीस सागर।
वेगनर ने इसके पक्ष में इतने बेहतरीन तर्क दिए जिससे ये सिद्धांत काफी लंबे समय तक लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त रहा। जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत आया जो 1967 में मैकेंजी और पार्कर के द्वारा दिया गया, उस सिद्धांत में इनमें थोड़ी बहुत कमियां थी, वो दूर करके एक बेहतरीन सिद्धांत निकल कर आया। वर्तमान में सबसे ज्यादा महाद्वीपों की प्रवाह या महाद्वीपों की उत्पत्ति और महासागरों की उत्पत्ति के संदर्भ में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत मान्यता प्राप्त है। लेकिन ये ऐसा सिद्धांत है जिसके लिए उसने पहली रूपरेखा तैयार की। वेगनर के सिद्धांत ने नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये जो अंगारा लैंड है और गोंडवाना लैंड है, इनके बीच में जो जल भाग है ये तैतीस सागर है। वर्तमान विश्व में जितने भी भौतिक प्रदेश है वो या तो लोरेशिया के भाग होंगे अर्थात अंगारा लैंड के, या गोंडवाना लैंड के भाग होंगे, या तैतीस सागर के भाग होंगे। आप कई बार पढ़ते हो अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का भाग है। अरावली पर्वतमाला किसका भाग है? गोंडवाना। आप पढ़ते हो विशाल मैदान तैतीस सागर का अवशेष है। ये वो जो पॉइंट है वो यहां से निकल कर आ गया। अब इसके आगे देखना, इस जो लोरेशिया ये कालांतर में, अब ये जो सिद्धांत है इसको थोड़ा और आगे समझ लेते हैं कि लोरेशिया कई भागों में टूट गया। अब आगे क्यों कई भागों में टूटा? वेगनर ये कहता है यही बल पुनः प्रभावी है, इस कारण ये। तो वेगनर को पूछा क्या वर्तमान में भी इस प्रकार महाद्वीपों में संचलन हो रहा है? वेगनर कहता है बिल्कुल होता है, लेकिन ये इतना अपनी आयु इतनी कम है या अपन इसको इतना कम देखते हैं। अपने इसकी जो आयु देखी जाती है वो देखी जाती है करोड़ वर्षों में। जैसे ग्रीनलैंड प्रति वर्ष लगभग 2.5 से 5 सेंटीमीटर की दर से दक्षिण की ओर खिसक रहा है प्रति वर्ष, जो कि बहुत कम है। लेकिन करोड़ वर्षों में जब इसको देखा जाएगा तब ये दूरी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये वेगनर कहता है। लोरेशिया या अंगारा लैंड से क्या क्या बना? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, यूरोप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड जिस पर डेनमार्क का अधिकार है, ग्रीनलैंड। इसके अलावा एशिया, और एशिया में प्रायद्वीप ये भारत को छोड़कर एशिया। गोंडवाना लैंड से क्या क्या बना समझना, प्रायद्वीप ये भारत सबसे इंपॉर्टेंट है अपने टॉपिक, इसलिए इसको प्रथम स्थान दे देते हैं, प्रायद्वीप ये भारत। दूसरा, इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा अफ्रीका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जो विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है, अंटार्कटिका, मेडागास्कर, ये सारे द्वीप बने जो दक्षिण वाले हैं। प्रायद्वीप ये भारत। जब उत्तर में लोरेशिया की ओर बढ़ा तब बीच में तैतीस सागर में हिमालय की उत्पत्ति होगी इयोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन काल में। इस प्रकार जो क्रेटिसियस काल तक, सॉरी, जो अपन कह सकते हैं ट्रियासिक काल के भाग है। इस प्रकार अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान को भौतिक दृष्टि से देखते हैं। ये सिद्धांत आगे इसलिए समझे क्योंकि आगे बार बार ये आएंगे और इनकी थ्योरी, जो इनका कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। राजस्थान के भौतिक प्रदेश को समझने से पूर्व एक और एक्स्ट्रा पॉइंट समझो। राजस्थान को भौतिक दृष्टि से सबसे पहले 1967 में वीसी मिश्रा महोदय ने राजस्थान का सर्वप्रथम भौतिक विभाजन किया। वीसी मिश्रा महोदय ने 1967 प्रथम बार, और इन्होंने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा, 7 फिजिकल रीजन। इसने वीसी मिश्रा महोदय ने, लेकिन ये वर्गीकरण इंटरेस्टिंग नहीं था, थोड़ा हार्ड भी था, इसलिए ये कालांतर में इस वर्गीकरण, जो वर्तमान वर्गीकरण है, इसको टक्कर नहीं दे पाया। जो नेक्स्ट वर्गीकरण है ये 1971 में डॉक्टर रामलोचन सिंह द्वारा दिया गया, डॉक्टर रामलोचन सिंह द्वारा।
इस वर्गीकरण में डॉक्टर रामलोचन सिंह 3 वर्ग लेकर चलते हैं। पहला, राजस्थान को वो बड़े भौतिक प्रदेशों में बांटते, बड़े भौतिक प्रदेश। अब स्वाभाविक बात है, नाम है बड़े भौतिक प्रदेश, मतलब संख्या ज्यादा नहीं होगी, संख्या 2 ये। संख्या कितनी है? 2। पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान। दूसरा है प्रमुख भौतिक प्रदेश या मध्यम भौतिक प्रदेश, प्रमुख भौतिक प्रदेश। इसमें डॉक्टर रामलोचन सिंह इन प्रमुख भौतिक प्रदेशों की संख्या बताती है 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा जो तीसरा है ये उपगौण है या गौण का जो भौतिक प्रदेश है, जिसमें ये संख्या 13 बताते हैं। इस प्रकार प्रमुख जो भौतिक प्रदेश है इनकी संख्या कितनी है? 4 है। यही वो भौतिक प्रदेश है जिसका आगे अध्ययन करने जा रहे। पहला जो भौतिक प्रदेश है इसका नाम है थार मरुस्थल। दूसरा है अरावली। तीसरा है पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान। और चौथा है हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार। ये है वो 4 भौतिक प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है, नहीं कभी एग्जाम में नहीं पूछे जाते। राजस्थान आरपीसी द्वारा एक बार एग्जाम में हालांकि पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भौतिक दृष्टि से राजस्थान को सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। सही आंसर था वीसी मिश्रा महोदय ने 1967 में। इस प्रकार 1971 में डॉक्टर रामलोचन सिंह का वर्गीकरण प्रसिद्ध रहा। अब इनका अध्ययन करेंगे। चार जो भौतिक प्रदेश है इनकी मुख्य मुख्य जो विशेषता है, मेन चार्ट है उसको समझते हैं। क्रम संख्या लगा देते हैं। पहला जो भौतिक प्रदेश इसका नाम है थार मरुस्थल, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार मरुस्थल। दूसरा है अरावली, अरावली। तीसरा है पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान। और चौथा है हाड़ौती का पठार, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, हाड़ौती पठार। पहला है थार मरुस्थल। बात करेंगे सबसे पहले एरिया, क्षेत्रफल, और वो भी अकॉर्डिंग टू प्रतिशत, प्रतिशत के अनुसार। थार मरुस्थल राजस्थान के कुल भूभाग का 61.11% भाग रखता है, 61.11% भाग रखता है। सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। अरावली जो भौतिक प्रदेश है ये राजस्थान के कुल एरिया का 9%। पूर्वी मैदान 23%। और हाड़ौती का पठार है ये लगभग रखता है 6.89%। इस प्रकार ये 61.11 है, लगभग 61% कह दो तो कई बार इसको 7% भी लिख देते हैं। ये तो एरिया की बात होगी। इसके अलावा देखते हैं जिले। यहां समझना कुछ जिले ऐसे जो मरुस्थलीय जिले भी है और अरावली में भी सम्मिलित है। थार मरुस्थल में जो जिले इनकी संख्या है 12, अरावली में जो जिले हैं इनकी संख्या है 13, पूर्वी मैदान में जिले हैं इनकी संख्या 10 और हाड़ौती में 4 जिले मुख्य रूप से, और ऐसे मुख्य रूप से सम्मिलित करें तो लगभग हो जाएंगे 7 जिले। इस प्रकार अब नेक्स्ट जिले के बाद आगे देखते हैं निर्माण काल। निर्माण काल थार मरुस्थल का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ। प्लीस्टोसीन काल में सेनोजोइक महाकल्प में। अरावली का निर्माण एजोइक महाकल्प में प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। प्री कैम्ब्रियन काल में। किसका निर्माण हुआ? अरावली का। किस काल में? प्री कैम्ब्रियन काल में। पूर्वी मैदान का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में। वर्तमान में भी नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ खाद्य मिट्टी के द्वारा निर्मित हो रहा है। और हाड़ौती का निर्माण हुआ क्रेटेशियस काल में। क्रेटेशियस काल में।
टर्सरी काल में हिमालय का निर्माण हुआ, जबकि ये क्रेटेशियस काल है। क्रेटेशियस काल उस जुरेसिक काल, वो काल है जिसमें डायनासोर की पृथ्वी पर मौजूदगी रहती है। क्रेटेशियस काल में ये निर्माण काल है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं इस प्रदेश की मिट्टी। मिट्टी कैसी कैसी है? थार मरुस्थल की मिट्टी है बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी। अरावली की मिट्टी पर्वतीय मिट्टी, और पर्वतीय भागों में वनों के सड़ने और गलने से जो मिट्टी बनती है उसको बोलते हैं वन मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी क्या तो या वन मिट्टी। पूर्वी मैदान की जो मिट्टी है ये है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी। और हाड़ौती के पठार पर है भट्टी सोल, काली मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी। इसके अलावा भारत के भौतिक प्रदेशों से तुलना कर देते या अवशेष के रूप में पहले देख लेते कौन सा किसका अवशेष है। अवशेष यहां अपने वेगनर का सिद्धांत काम आएगा। अकॉर्डिंग टू वेगनर थार मरुस्थल है ये 33 सागर का अवशेष है, 33 सागर का अवशेष है। अरावली है ये गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। पूर्वी मैदान है ये भी 33 सागर का अवशेष है जहां नदियों ने मिट्टी का जमाव कर दिया, 33 सागर का। हाड़ौती का जो पठार है ये किस भौतिक प्रदेश का भाग है तो गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। इस प्रकार अवशेष की बात कर ली, वर्षा की बात कर लेते या जलवायु की बात कर लेते। जलवायु, इसकी जो जलवायु है थार मरुस्थल की ये शुष्क व अर्ध शुष्क है, जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, मरुस्थल की विशेषता है। अरावली है इसकी जलवायु वो आर्द्र है या फिर उपाद्र है, उपाद्र। पूर्वी मैदान की जलवायु आर्द्र जलवायु, और हाड़ौती के पठार की जलवायु अति आर्द्र। राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा वाला भौतिक प्रदेश है, अति आर्द्र जलवायु है किसकी? हाड़ौती के पठार की जलवायु की। भारत में देख लेते, भारत के जो भौतिक प्रदेश है उसमें से लगभग राजस्थान में भारत के संदर्भ में कितने भौतिक प्रदेश है ऐसे समझना। थार मरुस्थल और पूर्वी मैदान है, इस पॉइंट को यहां समझ लेते हैं। थार मरुस्थल और पूर्वी मैदान है ये तो भारत में एक भौतिक प्रदेश है, विशाल मैदान उसका भाग है, विशाल मैदान का भाग है। अरावली और हाड़ौती का जो पठार है ये भारत में एक भौतिक प्रदेश है, नाम है प्रायद्वीपीय पठार, तो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। इस प्रकार भारत के दो भौतिक प्रदेश इसमें आते हैं, विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। विशाल मैदान में थार मरुस्थल और अरावली भौतिक प्रदेश हो गया, और प्रायद्वीपीय पठार में विशाल मैदान में थार मरुस्थल और पूर्वी मैदान, और प्रायद्वीपीय पठार में अरावली और हाड़ौती का पठार। इस प्रकार ये भौतिक प्रदेश है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, एक जैसे ये तो इसके अलावा 2011 में जनसंख्या के अनुसार भी आंकड़ा देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के अकॉर्डिंग, हालांकि 2021 में यह आंकड़ा अभी परिवर्तित होने वाला, फिर भी काफी लंबे समय तक यह आंकड़ा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। थार मरुस्थल में जनसंख्या रहती है 40%, सबसे ज्यादा। निम्नलिखित में से किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? थार मरुस्थल में जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी शब्द नहीं बोल रहा हूं, जनसंख्या सर्वाधिक थार मरुस्थल में। अरावली में रहती है 10%, पूर्वी मैदान में रहती है 39% सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, और हाड़ौती के पठार में रहती है लगभग 11%। इस प्रकार निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश है जो राजस्थान के कुल एरिया का और कुल जनसंख्या का लगभग प्रतिशत बराबर रखता है? सही आंसर है अरावली। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कौन सा भौतिक प्रदेश रखेगा? पूर्वी मैदान। और सबसे कम कौन सा रखेगा? थार मरुस्थल। यहाँ जो कुल एरिया है उससे भी जनसंख्या कम है, बाकी ऐसा किसी भौतिक प्रदेश में नहीं हो रहा है। इस प्रकार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आपके जितने भी राजस्थान में एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम में ये टॉपिक सम्मिलित है, चाहे पटवार का हो, चाहे रीट एग्जाम हो, चाहे आरएस का एग्जाम हो, और बिल्कुल डीपली इतना बढ़िया ढंग से करवाया जाएगा कि आप आरएस मेंस में भी लिखोगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके काम आएंगे। अब विथ डायग्राम विथ मैप देखते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश को। इसमें ये जो पर्वतमाला है, इस पर्वतमाला का नाम है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला। ये जो भौतिक प्रदेश है इसका नाम है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल। इस भौतिक प्रदेश का नाम है थार मरुस्थल। ये जो भौतिक प्रदेश है इसका नाम है अरावली। अरावली। आगे और बात करेंगे इसकी। इसके अलावा जो ये भौतिक प्रदेश है, समझना बूंदी तक के भाग को सम्मिलित करता हुआ आगे बढ़ रहा हूं। बारां, झालावाड़, कोटा का ये जो प्रदेश है ये कहलाता है हाड़ौती पठार। और ये जो भाग है बाकी इसे कहा जाएगा पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान। इस प्रकार ये चारों भौतिक प्रदेश है। 1 नंबर है थार मरुस्थल, 2 नंबर अरावली, 3 नंबर पूर्वी मैदान और 4 नंबर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार। ये पूर्वी मैदान है, अलग से बात की जाएगी, बड़ा भौतिक प्रदेश है। इस प्रकार सबसे ज्यादा जो एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करता वो करता है अरावली भौतिक प्रदेश से, सबसे इंपॉर्टेंट है। और सेकंड रहता थार मरुस्थल। इसके अलावा फिर हाड़ौती का पठार और पूर्वी मैदान का नंबर आता है। सबसे ज्यादा प्रश्न जहां से पूछे जाते हैं वो अरावली भौतिक प्रदेश है। बात करते हैं क्रम वाइज थार मरुस्थल की। सबसे पहले मरुस्थल। मरुस्थल अर्थ। मरुस्थल होता क्या है? जैसे इसमें से ये भौतिक प्रदेश है जिसे अपन मरुस्थल मानकर चल रहे। मरुस्थल है क्या? ऐसा भौतिक प्रदेश। मरुस्थल क्या है? ऐसा भौतिक प्रदेश जहां वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण क्या होता है? अधिक होता है। ऐसा भौतिक प्रदेश जहां वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण अधिक होता है क्या कहलाएगा? मरुस्थल कहलाएगा। और वर्षा की कमी के कारण ये जो भूभाग है ये बंजर होता है, यानी अनुपजाऊ भाग है। इस अनुपजाऊ भौतिक प्रदेश को क्या कहा जाएगा? मरुस्थल कहा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मरुस्थल अर्थ। इसके अलावा बात करते हैं विस्तार की। विस्तार की। जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट, विशाल भारतीय मरुस्थल है, इसका विस्तार कुछ इस प्रकार है। 2 देशों में है। कितने देशों में? 2 देशों में। एक भारत है और दूसरा पाकिस्तान है। भारत में अधिकांश इसका विस्तार भारत में है और दूसरा अपना उत्तरी पश्चिमी पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसमें। कुल जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है इसका 85% भाग भारत में है और लगभग 15% भाग पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में से जहां चेलिस्तान के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान में ये कहलाता है चेलिस्तान। अब
भारत में जो 85% है ये भारत में एक राज्य में विस्तृत नहीं है केवल कि राजस्थान में, नहीं, ये भारत में 4 राज्यों में विस्तृत है। उन 4 राज्यों में पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका नाम है राजस्थान। सर्वाधिक विस्तार इसका इसी राज्य में है। 1 नंबर कौन सा है? राजस्थान, ये नंबर लगा देता हूं। फिर उसके अलावा 2 नंबर है, नेक्स्ट है गुजरात, सफेद मरुस्थल कच्छ का रण का जो भाग है। 3 नंबर फिर उसके आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा पंजाब, और फिर लास्ट 4 नंबर हो जाएगा हरियाणा। भारत के निम्नलिखित में से किन किन राज्यों में मरुस्थल का विस्तार है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। क्रम भी ये रहेगा। अकॉर्डिंग यदि परसेंट देखा जाए तो ये लगभग 58% है, ये 13% है, ये लगभग 8% है और ये लगभग 6% है। ये कुल मरुस्थल का है। इसको काउंट करोगे तो 85 होगा। ये कुल थार मरुस्थल का 85% है। भारत में है उसका 58, 13, 8 और 6 इस प्रकार। राजस्थान में, राजस्थान का जो कुल भौतिक प्रदेश है, मतलब ऐसे समझो ये राजस्थान है और इसमें थार मरुस्थल कितने प्रतिशत है? 61.11%। कुल थार मरुस्थल में से राजस्थान में कितना है? 58%। आरपीसी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया है। हालांकि इस पर इतने ज्यादा ऑब्जेक्शन आए क्योंकि ऑप्शन में 58% भी था और लगभग 61% भी था, इसलिए उस पर इतने ज्यादा ऑब्जेक्शन आए कि आरपीसी को ये क्वेश्चन डिलीट करना पड़ा। हालांकि वो क्वेश्चन पूर्ण रूप से सही था और उसका सही आंसर भी 58% था, क्योंकि ये कुल थार मरुस्थल का 58% है राजस्थान में। इस प्रकार ये तो हुई विस्तार की बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, विस्तार की बात। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई व चौड़ाई, चौड़ाई। थार मरुस्थल की ऐसी लंबाई है ये लगभग 640 किलोमीटर है। लंबाई है इसकी 640 किलोमीटर और चौड़ाई इसकी लगभग 300 किलोमीटर। लंबाई लगभग 640 किलोमीटर है और चौड़ाई लगभग इसकी 300 किलोमीटर। किसकी? मरुस्थल की बात कर रहे हैं, औसत बात की जा रही है। इसके अलावा ढाल, ढाल, ढाल हमेशा नदियों द्वारा प्रमाणित किया जाता है। ऐसे बड़े लेवल पर देखा जाएगा, ऐसे जैसे देखोगे घग्गर नदी प्रवाहित होती, उसके अकॉर्डिंग थार मरुस्थल का ढाल पश्चिम में होना चाहिए। ऐसे साबी नदी प्रवाहित होती है, एकमात्र राजस्थान उत्तर में प्रवाहित होने वाली नदी, उसके अकॉर्डिंग राजस्थान के इस मरुस्थल का ढाल है वो उत्तर में होना चाहिए। हालांकि वो पूर्वी मैदान की ओर बढ़ जाती है आगे। इस प्रकार यहाँ नाग पहाड़ियां हैं और वहां से एक नदी प्रवाहित होती है जो मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी है, लूणी नदी। इसके अकॉर्डिंग ढाल देखा जाएगा। इस नदी का क्या नाम है? लूणी नदी, जो अरावली के पश्चिम में उसके समानांतर प्रवाहित होती है। इस नदी के अकॉर्डिंग यदि ऐसे ढाल देखोगे तो थार मरुस्थल का जो ढाल है यह है उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ढाल है। किसका? थार मरुस्थल का। अर्थ, विस्तार, लंबाई, ढाल की बात कर ली। आगे बढ़ते हैं। टाइम आपको बीच में मिल जाता है कि आप बीच में आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब एरिया की बात करें, ये थार मरुस्थल क्षेत्रफल, राजस्थान का जो कुल एरिया है इसका 2,10,000 वर्ग किलोमीटर ये एरिया रखता है, मतलब लगभग 61 किलोमीटर। और इसमें से भी 1,00,000 लगभग 75,000 इसका जो वर्ग किलोमीटर एरिया है ये पूर्ण रूप से मरुस्थल है। पूर्ण रूप से क्या है? मरुस्थल है। ये तो होगी क्षेत्रफल की बात। अब बात करते हैं अवशेष की। अवशेष
थार मरुस्थल के अवशेष की बात करते हैं। थार मरुस्थल किसका अवशेष है? तैतीस सागर का। किसका अवशेष है? तैतीस सागर का है। तैतीस सागर का अवशेष है थार मरुस्थल। अब यदि आपको ऐसे कह देंगे कि थार मरुस्थल वो 33 सागर का अवशेष है, तो इसके पक्ष में कुछ प्रमाण देने पड़ेंगे कि कैसे माना जाए कि ये थार मरुस्थल ये 33 सागर का अवशेष है। तो समझना, पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, इस थार मरुस्थल के अधिकांश एरिया में, जैसे आप चूरू में चले जाओ, ताल छापर है, बीकानेर में लूणकरण है, जयपुर के पश्चिमी भाग में अजमेर नागौर की सीमा पर सांबर झील है, पचपदरा झील है, काबोद झील है, रेवासा झील है, डीडवाना झील है, यानी राजस्थान में थार मरुस्थल में खारे पानी की झीलों की प्रधानता, यानी यहाँ खारे पानी की झीलें बहुत ज्यादा पाई जाती है। स्वाभाविक बात है, सागर का जो भाग रहेगा उसमें लवणता उच्च रहेगी और कालांतर में वर्षा का जल जब प्राप्त हो जाता है या नदियों का जब जल झीलों को प्राप्त हो जाएगा, तब जलीय भाग जो जल है वो रिसाव के द्वारा नीचे जाएगा, पुनः तापमान प्राप्त करके केशकातो क्रिया के द्वारा धरातल पर आएगा, तब अपने साथ लवण घोल कर लाएगा और उस झील के जल को खारा करता रहेगा और कालांतर में वो झील पूर्ण रूप से खारी बन जाएगी। इस प्रकार तो ये सागरीय अवशेष होने की विशेषता है। हालांकि कहा जाता है कि यह माइकासिस्ट चट्टानों की प्रधानता है, जिस कारण भी यहाँ झीलें, खारे पानी की झीलें अधिक पाई जाती है, जो मैं आपको झीलों वाले टॉपिक में भी करवा चुका हूं। दूसरा, अवसादी चट्टानों की प्रधानता। अवसादी चट्टानों की क्या है? प्रधानता, या कह दो परतदार चट्टानें। परतदार चट्टानें। अब ये क्या मैटर है? जैसे ये कोई स्थल भाग है, इस स्थल भाग के पास इस प्रकार ये जलीय भाग कोई है, पवन के द्वारा, अच्छा मैदान पवन के द्वारा भी निर्मित हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं नदियों के द्वारा ही होता है। चीन में एक मैदान है लोयस का मैदान, वो पवन निर्मित मैदान है, सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हालांकि विश्व के अधिकांश मैदान है उनका निर्माण नदियों द्वारा ही किया जाता है। अब यहां से कोई नदी प्रवाहित होती है या इसके अलावा कोई पवन के द्वारा ये भाग है, ये धीरे धीरे अवसाद के द्वारा भर दिया जाता है और ये परतें बन जाएगी। जो पहले आएगी वो समय के साथ परिवर्तित होती रहेगी और इस प्रकार इससे कहा जाता है अवसादी चट्टानें। ये कहलाती है भूसन्नति और इस भूसन्नति का नाम है 33 भूसन्नति। 33 सागर है जिसमें भूमि का जमा हो गया। कोबर के अनुसार ऐसे प्लेटों पर्वतों का निर्माण उसकी व्याख्या की गई थी। 33 भूसन्नति बनी और कालांतर में यही भाग यही मरुस्थल का रूप धारण कर लिया। मतलब यहाँ कैसी चट्टाने? अवसादी चट्टान। और अवसादी चट्टाने बनने के लिए जो सबसे बेहतरीन स्थिति होती है वो ये होती है सागर का भाग। इसलिए कहा जाता है कि जो थार मरुस्थल है ये किसका भाग है? 33 सागर का भाग है। तीसरा पॉइंट, जैसलमेर में एक जगह है कुलधरा ग्राम। कुलधरा ग्राम में मछली के अवशेष प्राप्त होना, मछली के अवशेष प्राप्त होना कुलधरा ग्राम है। स्वाभाविक बात है कि सागरीय प्रदेशों में मछली पाई जाती होगी और कालांतर में ये जब नदियों या पवन के द्वारा पाट दिया गया यानी भर दिया गया, निक्षेप कर दिया गया, मैदान है वो निक्षेपणात्मक स्थला करती है, तो इस प्रकार वहां मछली के अवशेष प्राप्त होना ये बताता है कि ये भाग कभी न कभी सागर का भाग रहा होगा। इसके अलावा नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, जीवाश्म खनिज का पाया जाना। जीवाश्म खनिज में कोयला, पेट्रोलियम और गैस, और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है पेट्रोलियम। यदि आप साइंस के स्टूडेंट हो या फिर यदि आपने 6ठी 7वीं 8वीं की बुकें वर्तमान में रीटर के एग्जाम में पढ़ रहे तो वहां पेट्रोलियम की व्याख्या की हुई है। पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है? अच्छा, जीवाश्म खनिज केवल और केवल किन चट्टानों में पाए जाएंगे? अवसादी चट्टानों में पाए जाएंगे। जीवाश्म खनिज में पेट्रोलियम का निर्माण होता है जब सागरीय जीव, इंपोर्टेंट पॉइंट है, बात कर रहा हूं सागरीय जीव,
33 सागर। जब सागरीय जीव धरातल के नीचे दब जाए और उच्च ताप और दाब के कारण उनमें रासायनिक परिवर्तन हो जाए और उससे निर्मित जो पदार्थ होता है उसी को कहते हैं पेट्रोलियम। ये काला सोना भी कहलाता है। कोयला को काला सोना नहीं कहा जाता, इसका बहुत ज्यादा ये मतलब मूल्यवान खनिज है, इसलिए इसे काला सोना कहा जाता है। तो जीवाश्म खनिज है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं इस प्रदेश के अंदर जीवाश्म खनिज की बात कर ली। एक जैसलमेर में पार्क के नाम है आक्कलवुड फॉसिल पार्क। आपको बता दूं आक्कलवुड फॉसिल पार्क से ये एक जीवाश्म पार्क है जहां पीवड़ा सांप और गोडावन की प्रजाति पाई जाती है, गोडावन पाया जाता है। आक्कलवुड फॉसिल पार्क में 18 करोड़ वर्ष पुरानी, कितने करोड़ वर्ष? 18 करोड़ वर्ष पुरानी जूरेसिक कालीन सागरीय और वनस्पति और लकड़ी के अवशेष प्राप्त हुए। 18 करोड़ वर्ष, जो वर्तमान कठोर पत्थर और कह दो कांच के टुकड़ों में बदल चुकी है। आक्कलवुड फॉसिल पार्क कहाँ है? जैसलमेर में। राष्ट्रीय राजमार्ग जो वर्तमान में NH 68 है उसके समीप स्थित है, जैसलमेर से निकल तो आता है। तो ये सारे प्रमाण ये बताते कि ये जो थार मरुस्थल है ये किसका भाग है? 33 सागर का भाग है। इस प्रकार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बता देता हूं मैं। नेक्स्ट अब थार मरुस्थल के संदर्भ में अवशेष की बात होगी, विशेषताएं देखते हैं। विशेषताएं क्या क्या है इस मरुस्थल की? विशेषताएं, पहला पॉइंट, इस थार मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण अरावली पर्वतमाला करती है। तो पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करेगी? पूर्वी सीमा अरावली करेगी इसका निर्माण, पूर्वी सीमा का निर्धारण अरावली करेगी। अर्थात थार मरुस्थल का विस्तार पूर्वी भाग में बहुत कम है या है ही नहीं, लगभग ऐसे समझो। मरुस्थलीकरण पढ़ेंगे, मरुस्थल का मार्च पढ़ेंगे, उसमें आपको बताऊंगा मध्य अरावली के भाग में जो अधिकांश दर्रे उनसे इस मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। तो पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करेगी? अरावली। दूसरा पॉइंट, जो ये थार मरुस्थल है इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझना, यह विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व रखता है, डेंसिटी मरुस्थल में। मतलब विश्व के जितने भी मरुस्थल है उन सबको देखा जाए तो उसमें सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है, डेंसिटी, वो किस मरुस्थल की? थार मरुस्थल की। और ये अकॉर्डिंग टू 2011 के अनुसार 165 अपने राजस्थान में। ऑल ओवर भी इसकी बहुत ज्यादा है, लेकिन अपने राजस्थान में इसकी कितने? 165 है जनसंख्या घनत्व। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, जैव विविधता की दृष्टि से अन्य मरुस्थलों की तुलना में ये मरुस्थल सबसे संपन्न है। यानी केवल मरुस्थलों की तुलना की जाए, जैसे हमने जनसंख्या घनत्व में बात की वैसे, तो सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है। जैव विविधता क्या होती है? किसी निश्चित भूभाग में पाए जाने वाली प्रजातियों में विविधता जैव विविधता कहलाती है। और जैव विविधता दिवस है वो 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट, इसके अलावा जो थार मरुस्थल है ये इसका अधिकांश भाग है ये इर्ग प्रकार का है। इर्ग प्रकार क्या अभी समझते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसकी विशेषताएं ये है। अच्छा, वनस्पति जैव विविधता में आ गई। और यहां जो मुख्य रूप से जो वनस्पति मिलेगी उसका नाम है मरुदभिद, जीरोफाइट। जैसे यार इसके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 2 नंबर के मैं पूछ ले, वो 2 नंबर का है, केवल उसने ये लिखकर छोड़ दिया मरुदभिद या जीरोफाइट। तो आप आंसर इस प्रकार देना, मरुस्थलीय प्रदेश, कम वर्षा वाले प्रदेश में लंबी जड़ें, मोटी छाल, छोटी पत्तियों वाली कांटेदार वनस्पति को मरुदभिद या जीरोफाइट कहा जाता है। बिल्कुल आपके लगभग 20-25 शब्दों में यह आंसर तैयार हो गया। इर्ग क्या होता है?
मरुस्थल संरचना के आधार पर या बनावट के आधार पर 3 प्रकार का होता है, जिसमें रेतीला मरुस्थल ईर्ग कहलाता है। जैव विविधता, निश्चित भूभाग में पाई जाने वाली जीवों की प्रजातियों की विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। मरुस्थल के संदर्भ में हर प्रदेश में सबसे ज्यादा, जैसे धरातल पर जो उच्च जैव विविधता होती है वो होती भूमध्य रेखीय उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की, और सागरीय प्रदेशों में देखा जाए तो प्रवाल प्रदेशों की जैव विविधता उच्च होती है। इस प्रकार ये विशेषता की बात होगी। नेक्स्ट आगे बढ़े। अध्ययन के आधार पर, संरचना के आधार पर पहले देखते हैं। संरचना या बनावट के आधार पर मरुस्थल को 3 भागों में बांटा गया। 3 प्रकार है। संरचना या बनावट के आधार पर कणों का जो गठजोड़ है उसके आधार पर इसके 3 वर्गीकरण है। पहला है ईर्ग, दूसरा है अमादा और तीसरा है रेग। संरचना के आधार पर ईर्ग क्या होता है? रेतीला मरुस्थल। ऐसा मरुस्थल जहां बालू का स्तूप अधिक प्रधानता रखते हैं वो ईर्ग प्रकार का मरुस्थल है। जैसे आप कहोगे सर उदाहरण के तौर पर, तो पश्चिमी थार मरुस्थल, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अम्बादा चट्टानी या पथरीला मरुस्थल, पथरीला मरुस्थल, अम्बादा प्रकार का चट्टानी या पथरीला मरुस्थल। उदाहरण के तौर पर पोखरण, मोहनगढ़ का प्रदेश, पोखरण और फलोदी का देख लो, फलोदी का प्रदेश है अम्बादा प्रकार का। विश्व लेवल पर देखना है तो आप सहारा का अधिकांश भाग है वो अम्बादा प्रकार का पठारी मरुस्थल है। ज्यादातर सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी अफ्रीकन भूमध्य रेखा के उत्तर में लगभग 12 देशों में विस्तृत है। रेग मिश्रित मरुस्थल, अर्थात ईर्ग और अम्बादा दोनों का मिश्रण पाया जाता है, रेग कहलाता है। मिश्रित मरुस्थल जहां ईर्ग खत्म होता है और अम्बादा शुरू होता है, वो जो एरिया है वो रेग कहलाता है। इस प्रकार का, जैसे पोखरण और फलोदी का एरिया जहां ईर्ग खत्म होता है और अम्बादा स्टार्ट होता है, रेग मरुस्थल कहलाएगा, मिश्रित मरुस्थल कहलाएगा। इस प्रकार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, जो थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल पर इन्हीं 3 संरचनाओं के आधार पर इसको 2 मुख्य भागों में बांट दिया गया है। एक है ग्रेट डेजर्ट, महान मरुस्थल, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे ये जो मरुस्थल है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के इस प्रदेश में ये जो मरुस्थल है ये कहलाएगा महान मरुस्थल, जहां बालू का स्तूपों की प्रधानता ज्यादा है। बालू का स्तूपों की प्रधानता क्या है? ज्यादा है, या कह दो ईर्ग प्रकार का ज्यादा, और पूर्ण रूप से मरुस्थल का उदाहरण रखता है। ऐसा प्रदेश है जहां 25 सेंटीमीटर से भी वर्षा कम होती है, महान मरुस्थल। नेक्स्ट है लघु मरुस्थल। ये जो कच्छ का रण का प्रदेश है, यहां से लेकर बीकानेर तक का जो भाग है, वहां तक का जो भाग है कच्छ के रण से बीकानेर तक, ये क्या कहलाएगा? लघु मरुस्थल कहलाएगा। इस प्रकार महान मरुस्थल और लघु मरुस्थल, हालांकि ये शुष्क और शुष्क से अलग है, लेकिन महान मरुस्थल और लघु मरुस्थल होते क्या है? तो महान मरुस्थल जहां बालू का स्तूपों की प्रधानता है, वर्षा बहुत ज्यादा कम होती है और अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे विस्तृत है, महान मरुस्थल। लघु मरुस्थल कच्छ के रण से लेकर बीकानेर तक ये जो बेल्ट है, इस प्रकार ये कहलाएगी क्या? लघु मरुस्थल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब बात करते हैं मुख्य रूप से अध्ययन की दृष्टि से मरुस्थल।
मरुस्थल। अध्ययन की दृष्टि से मरुस्थल को दो भागों में बांट रहे। पहला जो भाग है ये कहलाएगा शुष्क मरुस्थल और दूसरा है अर्धशुष्क। इनका निर्धारण कैसे किया गया? तो निर्धारण के लिए यहां शब्द आ रहे शुष्क और यहां अर्धशुष्क। एक विद्वान है, उस विद्वान का नाम है कोपेन। कोपेन पूरा नाम है वल्लामीडेर डी कोपेन। ये जर्मनी का विद्वान है और इसने 1936 में अपना विश्व प्रसिद्ध जलवायु वर्गीकरण दिया। ये जलवायु भूगोलवेत्ता है जो औसत तापमान, औसत वर्षा या कह दो कैंडल के वनस्पति वर्गीकरण पर आधारित था कोपेन ने। उस कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार इस प्रदेश में BWHW जलवायु पाई जाती। जहां B है वो इसको दर्शाएगा, जहां वर्षा कम होती है। W है वो या इस प्रदेश को हॉट को मरुस्थलीय प्रदेशों को लिए दर्शाएगा और H है ये हॉट प्रदेश है और स्मॉल W वो कहेगा यदि थोड़ी बहुत भी वर्षा होती है तो वो ग्रीष्म ऋतु में होती है। और अकॉर्डिंग टू कोपेन यहाँ BSHW जलवायु पाई जाती है स्टेपी तुल्य। ये मरुस्थलीय तुल्य, ये स्टेपी तुल्य। इसका निर्धारण कैसे हुआ? तो इसका निर्धारण 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा करती है। मतलब 25 सेंटीमीटर से जहां वर्षा कम होती है वो शुष्क मरुस्थल है और जहां वर्षा अधिक होती है वो अर्धशुष्क मरुस्थल है। यहां वर्षा अधिक होती है और यहां वर्षा कम होती है। अधिक कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर तक। आगे यहाँ अर्धशुष्क मतलब यहाँ अरावली आ जाएगी, यहाँ आगे अरावली आ जाएगी और अरावली के साथ में जो लगभग अरावली के साथ जो समवर्षा रेखा चलती उसका नाम है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा इस प्रकार। अभी अपन ने मरुस्थल की वो विशेषताएं नहीं देखी है। सैम की समस्या, लाटी सीरीज, आकलवुड, फॉसिल पार्क, बाप बोल्डर्स, उनकी बात अलग से करेंगे। ये जो भाग है ये तो कहलाएगा अर्धशुष्क और ये कहलाएगा कहां तक? लास्ट अंतरराष्ट्रीय सीमा तक 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा का प्रदेश। मतलब ये भाग है ये तो कहलाएगा शुष्क और ये जो भाग है ये कहलाएगा अर्धशुष्क। इनको आगे दो भागों में बांट देते हैं। शुष्क मरुस्थल को मुख्य, हालांकि ये पूर्ण मरुस्थल की विशेषता है लेकिन मुख्य रूप से इसमें ही पढ़ी जाती है। इसका नाम है बालू का स्तूप प्रदेश, यानी बालू का युक्त स्तूप प्रदेश और ये हो गया बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। मुक्त प्रदेश ये जो पूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश है उसका लगभग जो युक्त प्रदेश है यह है लगभग 58.50% भाग। अभी अपने बात की थी कि अधिकांश थार मरुस्थल है वो इर्ग प्रकार का, ये इर्ग है और ये है हम्मादा और ये है लगभग 41.50%। इस प्रकार ये कितना है? 58.50 और ये कितना है? 41.50% भाग। इस प्रकार अब इसमें एक ही पॉइंट को देखेंगे। विशेषताएं खूब है, यहीं से इस प्रकार पढ़ोगे तभी प्रश्न सही होंगे और डीपली प्रश्न पूछे जाते हैं। कंसेप्ट के साथ समझो। बालू का स्तूप, सबसे पहले देखते हैं बालू का स्तूप होता क्या है। तो पवन द्वारा, अच्छा मरुस्थलीय प्रदेश में सबसे ज्यादा बाह्य कारक प्रभावी कौन होगा? प्रभावी बाह्य कारक नदियां तो हो नहीं सकती। हिमालय यहाँ मरुस्थलीय प्रदेश में यहाँ है नहीं। नदियां इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषता ये है कि जहां ऐसा भौतिक प्रदेश जहां वर्षा कम हो, यदि वर्षा ज्यादा होती तो नदियां निकलती तो ये हो सकता बंजर भूभाग होता ही नहीं।
प्रभावी प्रदेश जो इसमें बाह्य कारक होगा वो होगा पवन। पवन क्या करती है? मरुस्थलीय प्रदेश में तीन प्रकार की प्रक्रियाएं होती है, समझना। अपर्दन, अपक्षय और निक्षेप या निक्षेपण। इसमें क्या होता है इन तीनों प्रकार की प्रक्रिया में? जैसे सबसे पहले होता है अपक्षय, इनको क्रम वाइज लिख देता हूं। जैसे अपक्षय, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेप। चट्टान जब अपने स्थान पर टूट जाती है, जैसे ये चट्टान है, ये चट्टान कई बाह्य कारकों से, भौतिक कारक हो सकते हैं, रासायनिक कारक हो सकते हैं, जैविक कारक हो सकते हैं, उसके कारण यदि चट्टान ये अपनी जगह पर टूट जाती है, ये टूट गई चट्टान, ये इसका प्रतिफल, ये कहलाएगा अपक्ष। चट्टान का अपने स्थान पर बाह्य या आंतरिक कारकों के द्वारा या भौतिक या रासायनिक या जैविक क्रियाओं के द्वारा अपने स्थान पर टूटना अपक्ष कहलाएगा। जैसे ये चट्टान टूट जाएगी तब इस पर बाह्य पल, जो बाह्य कारक है, ये ज्यादा प्रभावी होंगे। जैसे कौन कौन से? पवन, इसके अलावा पवन के अलावा नदी यानी बहता हुआ जल, यदि ये हिमालय प्रदेश में है तो हिमालय, यदि तटीय प्रदेश में है तो सागरीय तरंगे, ये प्रभावी होकर इसको परिवहन करेगी, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको लेकर चलेगी इन कणों को। इसको कहा जाएगा अपर्दन, मतलब परिवहन की जो घटना है वो क्या कहलाएगी? अपर्दन कहलाएगी। और ये जो मलबा है, ये जो अवसाद है, ये निम्न भागों में जमा करेगी। कौन? जो बाह्य कारक जो यहाँ प्रभावी हो, और जहां निम्न भागों में जो जमा हो जाएगा ये अवसाद, जैसे जमा हो गया, ये कहलाएगा निक्षेप। जैसे अपन ने 33 भूसंनति में जो अवसाद की बात की थी, वो निक्षेपण की क्रिया है। इस प्रकार ये जो तीनों प्रक्रिया है, इसके लिए सबसे ज्यादा बाह्य जो कारक इस प्रदेश में मरुस्थल में काम करेगा वो कौन करेगा? पवन। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां ज्यादातर होती है इस प्रदेश में। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अपक्षय क्या होता है, अपर्दन क्या होता है, निक्षेप क्या होता है। अब नेक्स्ट, पवन द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियां, उसमें बालू का स्तूपों में बात करते हैं। बालू का स्तूप होते क्या है? पवन द्वारा निर्मित अस्थायी मिट्टी के टीले क्या कहलाएंगे? बालू का स्तूप कहलाएंगे। वापस रिपीट कर रहा हूं, पवन द्वारा निर्मित अस्थायी मिट्टी के टीले बालू का स्तूप कहलाएंगे। मरुस्थलीय प्रदेश की प्रमुख विशेषता है, इसमें कई प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं। पहली बात करते हैं बरखा। ऐसे समझना, जैसे ये पवन चल रही, ये पवन है, इस पवन के चलने की दिशा के इस प्रकार लगभग अनुप्रस्थ स्थलाकृति में इस प्रकार कोई बालू का स्तूप बन जाए, इससे ही कहा जाएगा बरखा। जो पवन के लगभग समकोण पर बन रहा है, अर्धचंद्राकार है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है कि ये अर्धचंद्राकार है, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है। राजस्थान में यह बालू का स्तूप शेखावटी प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है। इसकी विशेषताएं देखो। पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक गतिशील है। सर्वाधिक क्या है? गतिशील है। सर्वाधिक गतिशील है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्वाधिक गतिशील है। इस पर वनस्पति बिल्कुल नहीं होती, वनस्पति भी नहीं। आप ऐसे समझो कि ये जैसे आप किसी बालू का स्तूप पर चले गए, जैसे सब में ये ऐसे प्रकार के बालू का स्तूप मिलेंगे, चोटन के साइड में जो पर्वत के कारण अवरोध पैदा होता वहां मिलेंगे। इस प्रकार के बालू का स्तूपों पर वनस्पति बिल्कुल नहीं होती, इसलिए ये पवन के साथ सर्वाधिक गति करती है, सर्वाधिक गतिशील है। जब सर्वाधिक गतिशील है अर्थात ये मरुस्थल विस्तार के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। मरुस्थल विस्तार के लिए क्या है? सर्वाधिक उत्तरदायी है।
सर्वाधिक उत्तरदायी मरुस्थल विस्तार के लिए। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक गतिशील वनस्पति इन पर बिल्कुल नहीं होती, आकृति होती है अर्धचंद्राकार। राजस्थान में कहां पाई जाती है? प्रदेश शेखावटी प्रदेश में ज्यादा पाई जाती है। अच्छा, वहां उस प्रदेश में ज्यादा क्यों पाई जाती है? क्योंकि ये सर्वाधिक गतिशील है, सबका लीडरशिप कर रही है सबसे आगे चलकर। शेखावटी में सर्वाधिक पाई जाती है, और शेखावटी में भी यदि कोई जिला पूछा जाए तो चूरू है। चूरू है। यहाँ फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में जो पिछली भर्ती थी उसमें एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ इस प्रकार बना कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर बरखान बालू के स्तूप नहीं पाई जाती? तो समझना, चूरू में एक जगह है भालेरी, यहां ये बरखान बालू का स्तूप पाई जाती, ये चूरू में है। इसके अलावा लूणकरणसर, आपने खूब नाम सुना होगा लूणकरणसर, ये कहां पर है? बीकानेर में है, यहां ये बालू का स्तूप पाए जाते हैं। इसके अलावा करणी माता का मंदिर जहां है देशनोक, देशनोक में भी ये बालू का स्तूप पाए जाते हैं। इसके अलावा रावतसर, रावतसर, ये रावतसर हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़, ये रावतसर हनुमानगढ़ में है। और सेम की समस्या जब पढ़ेंगे तब इसकी बात करेंगे, क्योंकि ये सर्वाधिक प्रभावित है, रावतसर हनुमानगढ़। इसके अलावा ओसिया, ओसिया जोधपुर, जोधपुर, सूरतगढ़, सूरतगढ़, सूरतगढ़ कहाँ है? श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर में, घग्गर नदी के तट पर है सूरतगढ़ और अनूपगढ़, सूरतगढ़। और सूरतगढ़ में आपको बताया होगा, यदि आपने लाइव क्लास का पिछला वीडियो देखा हो, तो सूरतगढ़ से ही 19 फरवरी 2015 को माननीय प्रधानमंत्री ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की थी। सूरतगढ़, सूरतगढ़ कहाँ है? श्री गंगानगर में। इसके अलावा बालोतरा, बालोतरा, बालोतरा का जो पश्चिमी भाग है वहां बालोतरा में, बालोतरा कहाँ है? बाड़मेर में, या ये बालू का स्तूप पाए जाते हैं। कौन से बालू का स्तूप? बरखान बालू का स्तूप। सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? शेखावटी में। शेखावटी में भी कहां पाए जाते हैं? चूरू में। इसके अलावा स्थान में पालेरी, लूणकरणसर बीकानेर में, देशनोक बीकानेर, करणी माता का जहां प्रसिद्ध मंदिर है और चूहों की देवी कहलाती है, चारण जाति की कुल देवी है, रावतसर हनुमानगढ़, बालोतरा बाड़मेर, सूरतगढ़ श्री गंगानगर, ओसिया जोधपुर, वहां ये बालू का स्तूप पाए जाते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बालू का स्तूप भी काफी जो बड़ा टॉपिक है इसमें, और यहाँ से बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बनते हैं। सबसे ज्यादा जो बालू का स्तूप है वो जैसलमेर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर। सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा स्वाभाविक बात है, जैसलमेर है वो पूर्ण रूप से मरुस्थलीय जिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूर्ण रूप से मरुस्थलीय जिला है जैसलमेर। और सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। 38,401 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। सभी पर कोई भी बालू का स्तूप आप देखना, इन बरखान को छोड़ दो, बाकी ज्यादातर सबसे ज्यादा भी जैसलमेर में है। सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पाए जाएंगे? जोधपुर में। बात करते हैं नेक्स्ट, सीप बालू का स्तूप। जब पवन की स्थिति यही रहेगी, ये अनुदैर्ध्य रूप में बनेगा। वो तो अनुप्रस्थ में बन रहा था बरखान, इसको समझना। जब हवा के साथ बालू की मात्रा कम हो तब हवा बरखान की एक भुजा का अधिक विस्तार कर देती है। इस प्रकार एक भुजा हवा के साथ आगे बढ़ गई जबकि बाकी बालू का स्तूप का विस्तार नहीं हुआ, इस प्रकार का बालू का स्तूप कहलाएगा सीप। और ये जिस रूप में बनेगा वो होगा अनुदैर्ध्य, मतलब हवा के साथ बनेगा। ये अनुदैर्ध्य हवा के क्या बनेगा? साथ बनेगा, ऐसे। इस प्रकार का बालू का स्तूप क्या कहलाएगा? सीप कहलाएगा। ये पवन निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों में शुमार है। आगे बढ़े, सीप के बाद नेक्स्ट है अनुप्रस्थ।
अनुप्रस्थ। ये जो बालूका स्तूप है ये राजस्थान में उत्तर दक्षिण अधिक विस्तृत है। ये क्योंकि अच्छा आगे बात करेंगे पवन का विस्तार, पवन किस प्रकार चलते इस प्रदेश में, किस प्रकार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, मरुस्थल के निर्माण में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का भी योगदान है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का योगदान कैसे है कि यहाँ तक जो अधिकांश ये वर्षा ऋतु में जो ये पवनें चलती है, वर्षा तो करती नहीं है, ये अपने साथ मिट्टी उड़ाकर आगे बढ़ती है और मरुस्थल के विस्तार के लिए उत्तरदायी है। लू भी इसके लिए उत्तरदायी है। और मार्च, अप्रैल, मई और जून और जुलाई जब तक तो वर्षा नहीं होती वहां तक जो मरुस्थल है उसका सबसे ज्यादा क्या होता है, विस्तार होता है। अनुप्रस्थ बालूका स्तूप क्या होता है, ये पवन है और इस पवन के समकोण पर जो बालूका स्तूप बनेंगे इस प्रकार, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे बनेंगे, समकोण पर बनेंगे। अब आपके 90 डिग्री पर जो बालूका स्तूप बनेंगे अनुप्रस्थ करेंगे। पश्चिमी मान मरुस्थल में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं अनुप्रस्थ बालूका स्तूप है। ये जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर में अधिक पाई जाती है। इनका कभी जिले का फर्स्ट पोजीशन नहीं पूछेगा, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा अनुप्रस्थ सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर नहीं। ऑप्शन ऐसे होंगे कि आप आंसर दे सको। बता दो जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर में ये सबसे ज्यादा पाई जाते हैं। हवा के समकोण पर बनते हैं। बरखान से जो बरखान है वो तो अत्यधिक गतिशील है, उसमें क्या है जैसे अर्ध चंद्राकार बालूका स्तूप हवा दबाव देती है, आग पीछे वाली मिट्टी आगे गिरवा खाकर गिरती रहती है। मारवाड़ी भाषा में शब्द गिरवा, गिरवा का अर्थ जहां हवा का वेग कम हो जाए और हवा के साथ जो मिट्टी उड़कर जा रही है वो कुछ वहां उस स्थान पर गिर जाए या जमा हो जाए, वो गिरवा प्रदेश कहलाता है। वो गिरवा पहाड़ियां नहीं जो दक्षिणी अरावली में विस्तृत है उदयपुर के चारों ओर, जिनके मध्य महाराणा उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर नगर की स्थापना की, वो गिरवा अलग है। ये शब्द अलग है, स्थानीय भाषा का शब्द है, आपको समझाने के लिए बताया। तो इस प्रकार जो बालूका स्तूप बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनुप्रस्थ कहलाते हैं। राजस्थान में हवा का जो रूप रहता है मरुस्थल विस्तार के, वो ज्यादातर पश्चिम से पूर्व ही रहता है, या कह दो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ज्यादातर मरुस्थल का विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो रहा है। क्यों, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण। अब नेक्स्ट जो बालूका स्तूप है उसका नाम है अनुद्वेधरे। अनुद्वेधरे ये कैसे बनेगा, जैसे ये पवन चल रही है, इस पवन के ये बालूका स्तूप समानांतर बनेंगे इस प्रकार। ये बालूका स्तूप उनकी लंबाई भी काफी अधिक होती है, अनुद्वेधरे बालूका स्तूप कहलाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, हवा के या पवन के कैसे बनेंगे, समानांतर बनेंगे, समानांतर इस प्रकार। इन बालूका स्तूपों पर अन्य बालूका स्तूपों की तुलना में वनस्पति अधिक होती है। आपको हल्की सी झाड़ियां जैसे मारवाड़ी में जो या पश्चिमी राजस्थान में जो पाई जाती है, जैसे छोटी झाड़ियों के अंदर जैसे बुआड़ा है, इसके अलावा बोरड़ी है, इसके अलावा हिणिया है, इसके अलावा खीपड़ा है, इस प्रकार की यहाँ ये मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा ये सबसे कम गतिशील है क्योंकि एक तो वनस्पति ज्यादा है और एक हवा के समानांतर बने हुए, हवा का दबाव कम लगता है, इसलिए इनके मध्य जो ये मार्ग है, जो स्थान है, ये पहले परिवहन के रूप में बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता था। जब ऊंट गाड़ी और बैलगाड़ी का अधिक उपयोग होता था तब ये परिवहन के रूप में उपयोग किया जाता था। सहारा से एक शब्द यहाँ पहुंचता है, उसका नाम है गांसी या कारवा। गांसी या कारवा क्या है, तो मरुस्थलीय प्रदेशों में अनुद्वेधरे बालूका स्तूपों के मध्य परिवहन प्रदेश को गांसी या कारवा के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, सबसे कम गतिशील कारण क्या है, वनस्पति पाई जाती है, वनस्पति अन्य बालूका स्तूपों की तुलना में अधिक होगी। सबसे कम गतिशील, गतिशील
इसलिए लंबाई ज्यादा धारण करते हैं। सबसे कम क्या है? गतिशील है। कम गतिशील क्यों है? क्योंकि हवा के समानांतर बने हुए, हवा का दबाव इन पर जो मूल भाग है वो एक बार जमा हो जाने के बाद इस पर दबाव कम होता है और ये इसके पास और मिट्टी जमा होती रहती है, आगे लंबाई इनकी बहुत ज्यादा होती है। जबकि अनुप्रस्थ और बरखान छोटे बालू का स्तूप होते हैं, जबकि अनुदैर्ध्य लंबाई में सबसे लंबे बालू का स्तूप होते हैं। वनस्पति और कंटीली झाड़ियां इन पर होती है और इसके अलावा यह मरुस्थल विस्तार के लिए सबसे कम उत्तरदायी और सबसे पीछे बैक में पाई जाती है, जबकि सबसे आगे लीडरशिप कौन कर रहे? बरखान बालू का स्तूप। इस प्रकार सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? जैसलमेर, जैसलमेर। इसके अलावा बाड़मेर और इसके अलावा जो ये बालू का स्तूप पाए जाते हैं, हवा के समानांतर बनते। इस प्रकार इसके अलावा भी और बालू का स्तूप है जिसकी बात है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बालू का स्तूप, फिर उसके अलावा जो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप की बात होगी और इसके अलावा जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है उसकी बात करेंगे। ऑल द बेस्ट, सब मस्त रहिए, हंसते रहिए, धन्यवाद।